हेलो, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड जो बेसिकली हमारी बॉडी में बहने वाला एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड को हमने कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला? क्योंकि ब्लड बहुत सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करता है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टेड फूड, बॉडी में इधर से उधर पास ऑन होने वाले हॉर्मोन्स, हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस जिसमें आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और इसके अलावा जितना भी वेस्ट मटेरियल जो लिवर और किडनी तक पहुंचाया जाए उसका काम भी ब्लड करता है। तो ब्लड हमारी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कहीं और होता है, ये ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट, इनका फॉर्मेशन ब्लड में नहीं होता। तो इनका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? इनका फॉर्मेशन हमारी बोन में के बोन मैरो में होता है, सारे के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते कौन कौन से टाइप हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं तीन, जैसे कि आरबीसीज जिसे हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स। ये तीन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। इन सबका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। ठीक है, ये हमारे ब्लड का सॉलिड पार्ट है। ब्लड का लिक्विड पार्ट भी होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है, विस्कस फ्लूइड है, एक चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, हमारे ब्लड का ऑलमोस्ट 55% पार्ट कंट्रीब्यूट करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड में 55% प्रेजेंट है। इसके अलावा जो 45% प्रेजेंट है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इन सब का कोई ना कोई काम है, जैसे कि सबसे पहले प्लाज्मा का काम देखते हैं। प्लाज्मा क्या करता है? ब्लड में प्लाज्मा 55% प्रेजेंट है। अगर आप प्लाज्मा के अंदर की बात करें तो प्लाज्मा में 90 से 92%, 90 से 92% सिर्फ और सिर्फ पानी पाया जाता है। इसके अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी मिलते हैं। प्रोटीन्स कितने तरीके के? मेजरली अगर बात करें तो तीन तरीके के प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में मिलते हैं। सबसे पहला प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, इसके बाद एल्ब्यूमिन, और एक और प्रोटीन पाया जाता है ग्लोब्यूलिन। ये सारे प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में मिलते हैं, इनका कोई ना कोई काम है। जैसे बात करें अगर फाइब्रिनोजन की, तो फाइब्रिनोजन हमारे ब्लड का क्लॉटिंग में काम हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अगर बात करें एल्ब्यूमिन की, एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड या फिर हमारे सेल्स का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करें ग्लोबुलिन की, तो ग्लोबुलिन बॉडी में चलने वाले रक्षा तंत्र यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है। तो प्लाज्मा में 90 से 92% तो वाटर प्रेजेंट है, और बाकी ये प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन जो होते हैं प्लाज्मा के मुख्य प्रोटीन होते हैं। इसके बाद इसके बाद अगर बात करें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले आती है आरबीसी। आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम है इरिथ्रोसाइट। वर्ड इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, और साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि हमारे ब्लड की वो कोशिकाएं जो लाल रंग की हैं उन्हें कहते हैं इरिथ्रोसाइट। ये हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली कोशिकाएं हैं, सब मोस्ट अबेंडेंट सेल ऑफ द ब्लड हैं। ये बनती हैं हमारी रेड बोन मैरो में। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी के अंदर नाभिक यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता। इसका रीजन क्या है? आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता क्योंकि आरबीसी को कैरी करनी होती हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमने पहले बात की थी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स।
तो न्यूक्लियस आरबीसी का ज्यादा जगह घेर ले, इसके लिए न्यूक्लियस नहीं होता, जिसकी वजह से जो बाकी बचे हुए सब्सटेंस हैं उनका इजिली ट्रांसपोर्ट हो पाए। आरबीसी की शेप की बात करें तो आरबीसी बायकॉन्केव यानी कि द्विअवतल शेप की होती है। इसके बाद आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन, जिसमें हीम का मतलब है आयरन और जिसमें ग्लोबिन का मतलब है एक तरीके का प्रोटीन। सो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जो ये आयरन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। इसी वजह से इन आरबीसीज का नाम भी रेड ब्लड सेल्स है। अगर बात करें हेल्दी एडल्ट मैन में तो आरबीसी 50 लाख से लेकर 55 लाख तक पाई जाती हैं। अगर इसके अलावा बात करें हीमोग्लोबिन की तो एक हेल्दी इंडिविजुअल के 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल के 100 ml ब्लड को अगर हम देखेंगे, परीक्षण करेंगे तो उसमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कैसे? हीमोग्लोबिन दोनों ही तरीके की गैसेस, दो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, एक तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होती है ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन इन दोनों के साथ ही बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है HbCO2 और HbO2। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है इसी के थ्रू ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन एक और गैस होती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक एक्स्ट्रा एफिनिटी शो करता है, एक एक्स्ट्रा बाइंडिंग कैपेसिटी शो करता है। अगर कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हीमोग्लोबिन जल्दी जल्दी बाइंड करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और ये हाईली पॉइजनस गैस होती है। तो हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है CO2 और O2 के साथ, और एक एक्स्ट्रा अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन एक्स्ट्रा एफिनिटी, एक्स्ट्रा बाइंडिंग कैपेसिटी शो करता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अगर बात करें आरबीसी के लाइफ स्पैन की, यानी कि हमारे शरीर में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं, हमारे शरीर में आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो है 120 दिन। 120 दिन तक आरबीसी हमारे शरीर में जीवित रहती है। इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है जाकर स्प्लीन में। स्प्लीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक ऑर्गन है और स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो ये तो बात हो गई आरबीसी की। हमने बात की थी 3 तरीके की कणिकाएं हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की तो जैसे आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम इरिथ्रोसाइट है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नेम ल्यूकोसाइट है, जिसमें वर्ड ल्यूको का मतलब होता है वाइट और साइट्स का मतलब होता है सेल, यानी कि हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स। अब ये वाइट क्यों है? देखिए, रेड ब्लड सेल्स रेड इसलिए थे क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट प्रेजेंट था। अब ये वाइट ब्लड सेल्स वाइट इसलिए है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। तो हीमोग्लोबिन रहित होने के कारण इनका कलर व्हाइट होता है या ये कलरलेस होते हैं, इसलिए हम इन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में जितना भी रक्षा तंत्र होता है, जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसे परफॉर्म करते हैं। बहुत तरीके के सेल्स ये बनाते हैं, जैसे कि ल्यूकोसाइट जो है वो जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है, कम समय के लिए जीवित रहती है। अगर आरबीसी से कंपेयर करें तो आरबीसी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल्स थी, जबकि ल्यूकोसाइट सबसे कम नंबर में पाई जाने वाली सेल्स हैं। इसके बाद ल्यूकोसाइट दो तरीके की होती है। अगर हम इसके सरफेस पे प्रेजेंट कण यानी कि ग्रेन्स के ऊपर इसे डिवाइड करें तो होती है ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट यानी कि वो डब्ल्यूबीसीज जिनके सरफेस पर कुछ कण, कुछ ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, उन्हें बोल दिया ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट में भी फर्दर 3 तरीके की डब्ल्यूबीसीज आती हैं, होती है न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये 3 तरीके की डब्ल्यूबीसीज बनाती हैं ग्रेन्युलोसाइट का पार्ट।
इसके बाद जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती हैं, ये होती हैं एक ग्रेन्युलोसाइट, यानी कि इनके ऊपर किसी भी तरीके के ग्रेन्स या कण प्रेजेंट नहीं होते। हमारे डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो इनके अंदर न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसीज हैं। अगर और बात करें इनके कैरेक्टरिस्टिक की, तो ईजनोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में, हमारे शरीर में जो एलर्जिक प्रक्रियाएं होती हैं उसमें इन्वॉल्व होती हैं ईस्नोफिल्स। बेसोफिल से निकलने वाले तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जिसमें हिस्टामिन करता है वेजोडाइलेशन, यानी कि नसों की गर्थ को, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसकी गर्थ को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर बात करें हेपेरिन की, तो हेपेरिन को हम ब्लड थिनर बोलते हैं। ब्लड थिनर का मतलब ये नहीं है कि ये खून को पतला कर देगा, इसका मतलब ये है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स में अगर किसी वजह से कोई क्लॉट बन गया, कोई खून का थक्का अगर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ही जम गया, तो उसे घोलने का काम हेपेरिन करता है। एक और कंपाउंड का नाम लिया था मैंने जिसमें बोलते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को हम मूड रिलैक्सिंग हार्मोन भी बोलते हैं, मूड चेंजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी स्ट्रेस हार्मोन ये होता है। सेरोटोनिन का काम हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या है, सेरोटोनिन एक्ट करता है एज अ क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट दो तरीके के सेल्स का निर्माण करते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। ये बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में, और टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी पैथोजन, कोई भी कीटाणु, कोई भी रोगजनक अगर चीज हमारे शरीर में एंटर कर गई तो उसको रोकने का काम करते हैं बी और टी सेल्स एंटीबॉडीज बनाकर। बी और टी सेल्स के द्वारा एक स्पेशल टाइप के सेल्स भी बनाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं हम मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, देखिए अगर किसी पैथोजन होता है हमारे शरीर में रोगजनक कीटाणु, किसी पैथोजन ने, किसी एंटीजन ने हमारे शरीर में एंट्री करी तो हमारी बॉडी में बन जाएंगी एंटीबॉडीज। अगर वही सेम एंटीजन हमारे कभी फ्यूचर में बॉडी में एंटर करेगा, सेम एनकाउंटर होगा हमारे डिफेंस मैकेनिज्म से, तो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है ये मेमोरी सेल्स। अब ये मेमोरी सेल्स जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेंगे उस एंटीजन को, और जो पहले कभी वो एनकाउंटर हुआ होगा तो उस समय जो प्रोसेस में ज़्यादा समय लिया होगा, अब यहाँ पर जल्दी ही हमारा एंटीबॉडी मैकेनिज्म या फिर जल्दी ही हमारा डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स की, तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स ये दोनों ही जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये होती हैं फैगोसाइटिक नेचर की, यानी कि हमारे शरीर में अगर किसी एंटीजन ने एंट्री करी तो ये उसको किल करने का काम करते हैं। तो अगर पूरा संयुक्त डब्ल्यूबीसी की बात करें तो पूरा संयुक्त डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में, रक्षा तंत्र में। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, जैसे कि हर किसी का एक बायोलॉजिकल नेम है। आरबीसीज का था इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसीज का था ल्यूकोसाइट, वैसे ही प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होती हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में जो कोशिकाएं रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो होती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है हमारी बोन मैरो की मेगा कैरियोसाइट्स में। अब इस वर्ड मेगा कैरियोसाइट का क्या मतलब है, वो सेल्स जिनके पास लार्ज न्यूक्लियस है, मेगा न्यूक्लियस है, उन्हें बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। हमारे ब्लड में नॉर्मली तौर पर 1.5 लाख से 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ये इन्वॉल्व होती हैं ब्लड क्लॉटिंग में, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करती हैं। प्लेटलेट से बहुत तरीके के सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अगर प्लेटलेट का नंबर किसी ह्यूमन में कम हो जाए तो उसकी क्लॉटिंग में भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि अब उसका खून या उसका रक्त का थक्का देर में जमेगा, तो उसकी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी से कोई चोट या कोई इंजरी लग गई तो प्लेटलेट्स कम है, रक्त का थक्का जो जमना था वो देर में जम रहा है, तो उसकी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस की कंडीशन हो जाती है। तो प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होती हैं हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में। तो अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड में हमने 3 चीजें देखी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में हीमोग्लोबिन है जो ट्रांसपोर्ट करवा रहा है
है रेस्पिरेटरी गैसेस को। इसके बाद WBCs डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व, हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए मदद करते हैं। धन्यवाद।